Hello students. So today we are going to start the last topic of this chapter, that is called refining processes. अब तक जो भी हमने किया याद कीजिए कि जब स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर के अंदर कितने कितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। मेटलर्जी इटसेल्फ जो है ना वो बेटा अलग अलग स्टेप में डिवाइड है। जैसे सबसे पहले आप करते हो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, उसके बाद आता है क्या, उसके बाद उसके अंदर क्या आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स, बराबर। तो कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग मेथड पढ़ लिए। तीसरा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको आइसोलेट करते हैं, बराबर, या तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, बराबर, फ्रॉम द ओर्स। अब उसमें भी अगर कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए जो मेथड्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं रिफाइनिंग प्रोसेसेस। तो आज हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेसेस जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस से पहले तक जो हमारे पास होता है उसको कहते हैं क्रूड मेटल, बराबर। सो दैट इज क्रूड मेटल। अभी भी उसके अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटी हो सकती है तो वो जरा अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात है कि अदर मेटल्स, दूसरे मेटल्स भी हो सकते हैं उसके अंदर अभी भी। मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते बॉक्साइट का। तो बॉक्साइट के अंदर जैसे हमने किया था उसमें क्या किया था, तो बॉक्साइट जो था उसके अंदर इम्प्योरिटी थी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सिलिका और आयरन ऑक्साइड। उसमें से हमने बनाया एल्यूमिना, और एल्यूमिना के बाद हॉल हेरोल्ड मेथड से हमने एल्यूमिनियम को ऑब्टेन किया। अभी भी अगर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी है पॉसिबल तो कौन सी हो सकती है, दैट इज ऑल अबाउट द अदर मेटल्स, दूसरे मेटल्स की प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड ओरिजिनली प्रेजेंट इन द ओर। यानी कि अभी भी उसके अंदर दूसरे मेटल्स की इम्प्योरिटी हो सकती है। वो कैसे प्रोड्यूस होती है, रिडक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, बराबर। जब हम लोग रिडक्शन करते हैं तब वो चीज मिल सकती है वहां पर। जैसे कि मान लो कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस के अंदर भी, लेकिन यहां पर उन्होंने बात की है क्रूड मेटल्स की। नॉन मेटल्स भी हो सकता है जिसके अंदर सिलिकॉन या तो फास्फोरस प्रेजेंट हो सकता है, फॉर्म बाय द रिडक्शन इन द फर्नेस। फर्नेस के अंदर जब रिडक्शन प्रोसेस होता है तब वहां पर सिलिकॉन और फास्फोरस बाकी रह सकता है। अनरिएक्टेड ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स, वहां पर अनरिएक्टेड सल्फाइड और ऑक्साइड भी हो सकता है, या तो हो सकता है रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब स्लैग और फ्लक्स, बराबर। ये चीजें हैं। अभी हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग। तो यहाँ पर जो है ये चीज जो थी वो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए थी, बराबर है, जो आप लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि लास्ट टाइम रिफाइनिंग का मतलब क्या, प्योरीफाइंग द क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग प्रोसेस, बराबर है। प्योरीफाइंग ऑफ द क्रूड मेटल दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग प्रोसेस। उसके अंदर टोटल 6 मेथड है। उसमें सबसे पहली मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो है यहाँ पर मेन चीजें क्या करनी है आपको, ये जो डिस्टिलेशन मेथड है वो एमसीक्यू में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीजें मैं जहां पर बताऊं उस तरह से आप उसको लर्न करेंगे, बराबर है। कुछ चीजें जो है थियरी में पूछी जाती है और कुछ चीजों में से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आते हैं। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो उस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। जैसे डिस्टिलेशन मेथड में सबसे पहले क्या है कि इस प्रोसेस में क्या है, इट इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वॉलेटाइल मेटल्स जैसे कि जिंक, मर्क्यूरी और कैडमियम। सबसे पहली बात, ये कौन से मेटल के प्योरिफिकेशन के अंदर यूज होती है, जिंक के अंदर यूज हो जाएगी, मर्क्यूरी के अंदर या तो कैडमियम के अंदर। क्यों यही मेटल्स के अंदर होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये जो होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले जो मेटल्स है उसकी प्योरिफिकेशन के लिए डिस्टिलेशन यूज होता है। डिस्टिलेशन का एक मैं आपको रफ आइडिया दूं तो ये जो भी आपका मेटल है जिसको अभी भी हमें प्योरीफाई करना है बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस, उसको लिया जाता है एक आयरन रिटोर्ट के अंदर। आयरन रिटोर्ट के अंदर उसको लिया जाता है और नीचे मान लीजिए ये बहुत सारे बर्नर है जहां से हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं। एक रफ आइडिया है जिससे आपको पता चले। ऊपर से हमने इसको बंद करके रखा हुआ है, बराबर। इसके अंदर 2 चीजें हैं हमारे पास, बराबर है। क्या है, तो एक जो चीज है, मान लीजिए कि हम लोग जिंक की बात करेंगे तो जिंक में हमने क्या सीखा है बेटा कि जिंक सल्फाइड व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद कार्बन इट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो जिंक है, यहाँ पर जो हमें जिंक मिल रहा था वो क्या 99% था या तो 98% था, नहीं, अभी भी इसके अंदर इम्प्योरिटी तो थी।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जिंक है और उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट। अच्छा, इम्प्योरिटी को गैंग या तो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब जब मैं इसको हीट करूंगा नीचे से, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन आयन रिटोर्ट, यानी कि यहाँ पर इम्प्योर मेटल को आपको हीट करना है। एंड द वेपर्स आर कंडेंस्ड इन अ सेपरेट रिसीवर, यानी कि मान लीजिए कि जब इसको हीट करेंगे और इसके अंदर से जो यहाँ से मान लो कि एक यहाँ पर ऐसा सिस्टम है जहां से ये जो मेटल जो है वो वेपराइज फॉर्म में जा रहे हैं, उसको हम लोग ले जा रहे हैं ऐसे, और ऐसे ले जाकर यहाँ पर मैं इसको अलग एक रिसीवर के अंदर यानी अलग एक वेसल के अंदर मैं इसको कलेक्ट कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आउटर सरफेस पे लगाया जाता है उसको मैं कहता हूं कि ये जो है वो यहाँ पर कंडेंसर है, बराबर। तो कंडेंसर के अंदर क्या होता है यहाँ पर, तो देख लीजिए आप, मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि ये है जिसमें से वेपर्स बाहर आ रहे हैं, वो इस पाइपलाइन में से जा रहे हैं। पाइपलाइन में वेपर जा रही है, उसके आसपास ये लोग क्या करते हैं, वाटर जो है ना उसको घुमाते हैं। वाटर घुमाने से होगा कि अंदर की वेपर्स जो है बेटा ठंडी हो जाएगी। ठंडी होती है तो उसको कहते हैं कंडेंस होना। कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद वो जो है यहाँ पर हमें प्योर फॉर्म में जिंक मिल जाएगा और बाकी इम्प्योरिटी यहाँ पर ही बनी रहेगी। इस तरह से इसका डिस्टिलेशन मेथड होता है, बहुत ही सिंपल है। तो लिखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द प्योर मेटल डिस्टिल्स ओवर लिविंग बिहाइंड द नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी इन द रिटॉर्ट, यानी कि इस रिटॉर्ट के अंदर क्या बाकी रह जाएगा, इम्प्योरिटी बाकी रह जाएगी। सो दैट इज कंप्लीट। सिंपल सी फिगर से हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। पहली बात, डिस्टिलेशन कौन कौन से मेटल के लिए किया जाएगा, तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी के लिए जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाली है, यहाँ पर लिखा हुआ है। वॉलेटाइल मेटल्स लिखा हुआ है। इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है किसके अंदर, रिटॉर्ट के अंदर, आयन रिटॉर्ट के अंदर। उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस भी होता है और उसमें से जो वेपर्स बनते हैं वो कंडेंस होकर जो दूसरे रिसीवर है उसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, मेल्ट होकर मेल्टिंग पॉइंट होता है तो लिक्विड के अंदर आ जाएगा। धीरे 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 वो सॉलिडिफाई भी हो जाएगा, बराबर। फिर वो जो मेटल आता है जिंक, उसको फिर हम लोग आगे इंडस्ट्री लेवल पे बेच सकते हैं। ओके, तो ये हो गया लिक्वेशन प्रोसेस। लिक्वेशन प्रोसेस एक ऐसी कहानी है जो बहुत ही सिंपल है। आप देख लीजिए, लिक्वेशन प्रोसेस का ये कंटेंट है, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, बराबर है। सबसे पहली बात क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सच मेटल्स कंटेन इम्प्योरिटी विच आर लेस फ्यूजिबल देन मेटल्स देमसेल्व्स, यानी कि क्या कहना चाहते हैं कि ये पॉइंट पकड़िए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लोअर देन द इम्प्योरिटी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल इज लोअर, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर है इम्प्योरिटी के कंपैरिजन में। लिक्वेशन प्रोसेस के अंदर हमें ये जो है ना पूरा दिखाया हुआ है, ये एक सिंपल सा चैम्बर है जिसके अंदर ये स्लोपिंग हर्थ है। स्लोपिंग हर्थ जो होता है वो एकदम गर्म होता है। ये जो होता है, ये वाला सरफेस एकदम नीचे से इसको हीट करते हैं, बराबर। यहाँ से क्रूड मेटल लिया जाएगा, क्रूड मेटल जो है वो यहाँ से पाउडर फॉर्म में आएगा। इसमें इम्प्योरिटी भी है, तभी तो क्रूड मेटल है, प्योरिफाइड मेटल नहीं है। ये जो स्लोपिंग हर्थ है इसके ऊपर ये गिरेगा, बराबर। तो ये मैं ब्लैक डॉट से जो दिखा रहा हूँ वो इम्प्योरिटी है, ब्लू डॉट वाली जो है वो क्या है, वहां पर क्या है, वहां पर मेटल है हमारे। स्लोपिंग हर्थ में ये जब नीचे से गर्म होगा, नीचे से जब गर्म होगा तो यहां से क्या मेल्ट होगा बताइए। यहां पर क्या चीज है, इम्प्योरिटी है और मेटल भी है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो है, इम्प्योरिटी का हाई है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो चीज है वो मेल्ट होगी वो मेटल ही होगी। तो वो मेटल मेल्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। क्रूड मेटल हीटेड इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO, यानी कि यहाँ इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर रखा जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, जो हमारे क्रूड मेटल के साथ कोई रिएक्शन करता नहीं है और एक इनर्ट एटमॉस्फेयर जनरेट करता है, बराबर है, क्योंकि उसके साथ और कुछ चीजें मिक्स ना हो जाए। स्लोपिंग हर्थ इसको गर्म करते हैं। रेवरबटरी फर्नेस, व्हेन मेटल इज मेल्ट, यहाँ से मेटल मेल्ट होती एंड फ्लोज डाउन इनटू द रिसीवर लिविंग इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी ऑन द हर्थ।
यानी ब्लैक कलर के जो पार्टिकल है, जो इम्प्योरिटी है, जो गैंग है, जो मैट्रिक्स है, वो कहां पर बाकी रह जाएगा? स्लोपिंग अर्थ पे नीचे जो गिर के आ जाएगा, मेल्ट होकर आ जाएगा, दैट इज आवर प्योर मेटल, दैट्स इट। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो यूज होता है किसके लिए? लीड और टीन, बराबर। LNT याद रखो, LNT लार्सन एंड टर्बो, बराबर, लार्सन एंड टर्बो जो भी कंपनी है LNT, बराबर है, जो अल्ट्राटेक के नाम से भी जानी जाती है। तो लीड एंड टीन जो यहाँ पर है, LNT याद करना है लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो यहां तक जो है कंटेंट आप लोग अच्छे से पॉइंट वाइज लिख लीजिए, फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर क्या करना है वो जरा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली बात, कौन कौन से मेटल के लिए यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस जो है उसके अंदर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लीड, निकल, क्रोमियम, जिंक और एल्यूमिनियम, इतने एलिमेंट्स के लिए ये प्योरिफिकेशन मेथड यूज की जाती है। कौन कौन से वापस? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लीड, निकल, क्रोमियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम। इसमें सबसे पहले किया क्या जाएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेकर ही समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बीकर है, बराबर है, बीकर के अंदर हमने क्या किया हुआ है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हुआ है। हम लोग जो है ना बेटा कॉपर का रिफाइनिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो इम्प्योर कॉपर जो है उसका ब्लॉक बनाकर हम लोग ले लेंगे एनोड की तरह, बराबर है। और कॉपर मेटल की जो प्योर कॉपर मेटल होगा, प्योर कॉपर मेटल स्ट्रिप, इसको हम लोग लेते हैं कैथोड बनाकर। चलो, इम्प्योर कॉपर जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू ब्लॉक। कोई भी मेटल है जिसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से करना है, तो इम्प्योर मेटल जो है उसका हमें ब्लॉक बना लेना है। इट इज टेकन एज एनोड, और सामने जो लेना है वो प्योर मेटल की स्ट्रिप लेनी है। तो यहां पर बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो है मेरे पास यहां पर जो है वो ये इम्प्योर कॉपर है। क्या है? इम्प्योर कॉपर, बराबर। और यहां पर मैं जो ले रहा हूं वो क्या है? वो क्या है? प्योर मेटल, प्योर कॉपर स्ट्रिप, कॉपर की प्योर मेटल की स्ट्रिप यहां पर ली जा रही है। इसको हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ले रहे हैं, ये प्लस ये माइनस। यहां बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया हुआ है, तो वहां पर है बैटरी, बराबर। ऊपर आप लोग बैटरी यहां पर लिखेंगे, ये बैटरी है। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा जाता है, बराबर, ये जनरली इसके अंदर इसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन भरा जाता है। मान लो कि आप कॉपर का प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो यहां पर हम लोग भरेंगे कॉपर सल्फेट, और लिख सकते हैं एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। थोड़ा सा हल्का सा H2SO4 भी डाल देंगे, बराबर। तो ये इसका सेटअप है। इम्प्योर कॉपर को लेना है, जो है यहां पर एनोड। आपने रेडॉक्स में पढ़ा होगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और ये प्योर कॉपर है, वहां पर इसको लिखेंगे कैथोड। क्या लिखेंगे? कैथोड, बराबर। तो इम्प्योर एंड प्योर कॉपर कंटेंट कैसे जनरेट होगा? फिगर से होगा। तो इम्प्योर मेटल ब्लॉक इज कन्वर्टेड, यहां पर लिखा है इम्प्योर मेटल ब्लॉक taken as the anode and pure strip of metal taken as the cathode, and electrolyte solution will be taken into that.
चलो फिगर ड्रॉ कर लो आप। बराबर। अब इसके अंदर होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी यहां से हम लोग सप्लाई करेंगे, बेसिकली इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या कि बाहर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, बाहर से इलेक्ट्रिक सप्लाई दो और वहां पर अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो यहाँ पर पहले से कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पर Cu+2 है और SO4 2- है, बराबर। और ये कॉपर जो है वो इम्प्योर कॉपर है। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। एनोड यानी ये जो हमारा एनोड है उसमें से copper is converted into Cu+2 electron. When electric current is supplied, what happens? Impure copper block में से Cu+2 आयंस जाएंगे सॉल्यूशन में। जितने सॉल्यूशन में आयंस जाएंगे उतने ही सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट आयन है वो रिड्यूस हो जाएंगे और डिपोजिट होंगे कहां पर, प्योर कॉपर के ऊपर। तो कैथोड के ऊपर क्या लिख सकते हैं हम लोग, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स कॉपर, बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों एक्टिव इलेक्ट्रोड है, दोनों खुद ही पार्टिसिपेट हो रहे हैं। द एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोड इटसेल्फ पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, देन दिस इलेक्ट्रोड आर कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड, बराबर। तो कुछ इलेक्ट्रोड एक्टिव होते हैं। एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड में फर्क क्या है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, जैसे एक एक्टिव बच्चा होता है और एक बच्चा होता है कि इनर्ट, बराबर। एक्टिव बच्चा क्या होता है कि हर रोज पढ़ता रहता है, बराबर। मान लो कि एग्जाम है या तो नहीं है, मेट्रोलॉजी की एग्जाम आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सब कुछ हर रोज डिलीवर करेगा, जैसे वीडियो लेक्चर अपलोड होगा वो पढ़ लेगा, बराबर। इनर्ट बच्चा क्या करेगा, इनर्ट बच्चा देखेगा कि हाँ चलो ठीक है वीकली टेस्ट आ गया, बराबर। वीकली टेस्ट में उसने रीड करके एग्जाम जैसे तैसे दे दी, बराबर है। और उसके बाद मान लो कि जैसे यूनिट टेस्ट आ गया, बराबर। अब यूनिट टेस्ट आया तब भी बोले कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लिख लेंगे, क्योंकि आजकल क्या है कि इंटरनेट का जमाना है, इसके अंदर बराबर टेस्ट देना बहुत ही इजी हो गया है, वो आप समझ सकते हो। तो वैसा नहीं करना है। इनर्ट का मतलब क्या, हमें इनर्ट नहीं बनना है, हमें एक्टिव बनना है। चाहे एग्जाम हो कि ना हो, हमें क्या करना है, वहां पर प्रिपरेशन करते रहनी है। ऐसा नहीं भी किसी अपने फ्रेंड को मैसेज कर दिया, बोले इसमें ये आएगा क्या आएगा हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो ये चीज जो है वो आप जरा ध्यान से देखिए कि आपको एक्टिव बनना है, बराबर है। एग्जाम है और एग्जाम देखो एक बात फिक्स से बेटा कि आपकी बोर्ड की एग्जाम की डेट जो है वो चेंज नहीं होने वाली है, बराबर है। चाहे सिलेबस रिड्यूस भी हो जाए, लेकिन कॉम्पिटिटिव में तो आपको वो एग्जाम में सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आप अभी आपके पास फुल टाइम है, आप लोग उसका यूटिलाइजेशन करो और अच्छे से पढ़ते रहो। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आता है तो आप हमें बता सकते हैं, बराबर। तो अच्छा, या तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, बराबर ऐसा। तो इम्प्योर कॉपर ब्लॉक को हमने एनोड लिया है, प्योर कॉपर को हमने लिया हुआ है यहाँ पर कैथोड। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट विल बी सप्लाइड, व्हाट हैपेंस, देखिए यहाँ पर तो ये जो था कॉपर सॉलिड फॉर्म में था, तो यहाँ से जैसे 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 ये ऑक्सीडेशन होता चला जाएगा, ये जो है ना ये ऐसे होता जाएगा, पतला दुबला सा, बराबर है। तो इसमें से जो आयंस है वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ के जो Cu+2 आयंस है वो यहाँ पर डिपोजिट होकर इसका वेट बढ़ाएंगे। तो कॉपर का ये हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन काट दो। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कॉपर जो है वो यहाँ इम्प्योर था, उसमें से प्योर हुआ, यानी इम्प्योरिटी जो है वो तो मान लीजिए कि वहां पर ही बने रहने वाली है कि ये सॉल्यूशन के नीचे यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर आएगी, बराबर। मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना ये अब क्या होने जा रहा है, बराबर। फिर से व्हेन इलेक्ट्रिक करंट विल बी अप्लाइड, व्हाट हैपेंस, द इम्प्योर कॉपर में से Cu+2 आयन तो सॉल्यूशन में आ जाएंगे, बराबर है। उसके अलावा भी जो जो आयन होंगे, जैसे कि इसमें दो टाइप के आयन हो सकते हैं। मोर बेसिक मेटल रिमेन्स इन द सॉल्यूशन एज आयन, जो ज्यादा बेसिक होंगे वो आयंस के फॉर्म में ही रहेंगे सॉल्यूशन में, वो सल्फेट के साथ सॉल्युबल सॉल्ट बना लेते हैं। और दूसरी बात कि जो लेस बेसिक मेटल है, लेस बेसिक मेटल सेटल डाउन अंडर द एनोड। मेटल जो है लेस बेसिक है वो कहां पर सेटल डाउन होगी, एनोड के नीचे इस फॉर्म में आएगी, जहां पर जनरली सिल्वर है, कॉपर है या तो प्लेटिनम है, ऐसी चीजें हमें मिलती है। तो उस तरह से जो है
यहाँ पर जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड एनोडिक मड। इसको क्या कह सकते हैं? एनोडिक मड, बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग इस पे आ रहे हैं। Cu+2 आएगा, डिपॉजिट होगा, रिड्यूस होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, यानी इसका वेट बढ़ता जाएगा। प्योर जो कॉपर है उसमें और नया कॉपर जुड़ता चला जाएगा। तो प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर में क्या करना है, आपको याद रखना है कि इम्प्योर कॉपर को एज अ एनोड ही लेना है। प्योर कॉपर पहले से कहीं से हमारे पास अवेलेबल है, बराबर, दूसरी मेथड से भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कहां पर ले लेंगे? यहाँ पर। तो कॉपर की जो प्योर स्ट्रिप है उसको यहाँ पर ले सकते हैं, कहां पर? कैथोड में। और एनोड को कहां पर लेंगे हम लोग? इम्प्योर कॉपर में लेंगे। सो दैट इज द फिगर। इसके हिसाब से ही आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में कंटेंट बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, तो आप उसमें से लिख लेना। मेन पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं कि कौन कौन से मेटल के लिए क्या लेना है और कौन से। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आपको मान लो कि भाई पैसे कमाने हैं, बराबर, तो पैसे कमाने के लिए लोग काफी सारा काम करते हैं, लेकिन अगर किसी को अमीर बनना है तो ये चीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनोडिक मड में कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं मिल रही है। यहाँ पर क्या मिल रहा है एनोडिक मड के अंदर? यहाँ पर आपको मिल सकता है गोल्ड, बराबर है, प्लेटिनम। तो ये जो भी मिलेंगे ना यहाँ पर, उसको फिर हम लोग साफ करके, फिल्टर करके, ड्राई करके बेच दो इसको, बराबर, और लॉट्स ऑफ मनी विल बी देयर। तो ये जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर हो सकती है। जैसे आपको मालूम हो, मान लो कि एक बंदा है जिसको ज्यादा कुछ है नहीं नॉलेज में, या तो कोई इतना कमाता धमाता नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बढ़िया आती है, बराबर है, और वो ऐसा हो गया कि भाई उसने एक सॉल्यूशन बना दिया, बराबर। आप लोग आर्टिकल से अंदर भी पढ़ते होंगे कि कुछ लोग जो है आपके घर पे आते हैं कई बार, बराबर है, फिर उसके अंदर एक सॉल्यूशन लेकर आते हैं और बोलते हैं कि लाइए हम लोग आपका जो है सोना या तो चांदी जो है उसको चमका देते हैं। तो बेसिकली वो होता क्या है, उसके अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है, बराबर है, जो आपका गोल्ड या तो सिल्वर जो है उसको डिसोल्व कर सकता है, या तो उसमें से वो आयंस को एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर ले जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे आपके घर पे आए, आपको बोलेगा कि भाई लाओ आपके जो गोल्ड है उसको हम लोग और भी चमका देंगे, 10 पार्टिकल्स निकाल देंगे, तो आप तो खुश हो जाते हो। अब उसको जैसे ही सोना देते हो तो सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही वो डिप करता है, बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन और एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से वहां पर वो चीज जो है वो क्या हो जाएगी, अंदर डिसोल्व होने लगेगी, बराबर है। नोबल मेटल जो होते हैं उसको डिसोल्व करने के लिए भी एक सॉल्यूशन आता है जिसका नाम है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया के अंदर HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है, वो आप P ब्लॉक के अंदर पढ़ोगे, बराबर। तो वो क्या होगा कि उसके अंदर वो गोल्ड और प्लेटिनम या तो जो कुछ भी आपकी जो प्रीसियस मेटल्स है वो वहां पर चला जाएगा। आपको देखेगा और बाहर निकाल के देखिए ये सोना आ गया, एकदम चकाचक हो गया, आप खुश, बराबर, सारे फैमिली मेंबर्स खुश। लेकिन उसके बाद जब आप उसका वेट करोगे या बेचने के लिए जाओगे तो उसके अंदर कुछ खास रहेगा नहीं, क्योंकि वो चीजें डिसोल्व होकर कहां पे चलेगी, सॉल्यूशन में चलेगी, बराबर। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई भी आता है तो उसको हमारे ऑर्नामेंट्स नहीं देने हैं, बराबर। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ चीजें फनी वे में हम लोग आपको बताते रहते हैं, जिसका रीजन ये है कि आपके पास नॉलेज बढ़े, बराबर। आप ध्यान रखें कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट। मोर बेसिक मेटल्स रिमेन्स इन द सॉल्यूशन एज आयंस, लेस बेसिक मेटल्स सेटल डाउन अंडर द एनोड। अंडर द एनोड में जो यहाँ पर आता है दैट इज कॉल्ड एनोडिक मड। और एनोडिक मड के बेसिस पे यहाँ पर जो है वो क्या क्या रहता है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें कॉपर के प्योरिफिकेशन मेथड के अंदर जो सॉल्युबल सल्फेट बनाते हैं वो बेटा कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है और जिंक है, ये क्या करेंगे, सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे। इसमें से इंप्योरिटी है, ये सारी क्या है, इंप्योरिटी है। इम्प्योरिटी में क्या क्या हो सकता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड जिंक, वो सॉल्युबल्स वहां पर सॉल्ट बना देंगे। और कौन से बनाएंगे, तो वो सॉल्युबल सॉल्ट में यहाँ पर अगर सल्फेट हुआ तो वो सल्फेट बना देंगे, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में SO4 तो है ही है। और दूसरी जो इम्प्योरिटी है जैसे कि एंटीमनी, मनी, एंटीमनी,
एंटीमनी है, बराबर है। फिर है आपके पास सेलेनियम है, टेलुरियम है, गोल्ड है, बराबर, सिल्वर है और प्लेटिनम है। ये सारी के सारी प्रीशियस मेटल जो है वो एनोड मोड में वहां पर आपको मिलेगी, एनोडिक मोड में वो मिलेगी, बराबर, जिसको बेचकर आप टाटा, बिरला और कुछ भी बन सकते हो, बराबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यहाँ तक हम लोग रखते हैं अभी। और नेक्स्ट सेशन के अंदर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो 3 मेथड बाकी है जिसके अंदर मॉन्स कार्बोनिल प्रोसेस, वैन आर्चल मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, जोन रिफाइनिंग मेथड, बराबर है, कमिंग सून।